Good morning, students and my dear friends. Today is 4th of August 2022, Thursday. Motivation of the day is knowledge is being aware of what you can do, and wisdom is knowing when not to do it. आज के डिस्कशन में हम ये 13 न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 1 पर दिया हुआ एक और आर्टिकल भी कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। इंडिया प्लान्स एनर्जी ट्रांजिशन टू बिल्ड कार्बन क्रेडिट मार्केट as per the climate commitment that India has made into COP26. If you remember, Conference of Parties के 26th सेशन में 26वें सेशन में इंडिया ने क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस कमिटमेंट किए थे, जिसमें इंडिया की एनर्जी मिक्स को लेकर के, कार्बन क्रेडिट मार्केट को लेकर के, एनडीसी को लेकर के बहुत सारे कमिटमेंट इंडिया ने किए थे। तो फाइनली उन सारे कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है पार्लियामेंट में। तो जितने भी टारगेट इंडिया ने सेट किए थे या जितने भी क्लाइमेट कमिटमेंट इंडिया ने सेट किए थे COP26 में, इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस द ग्रीन फ्यूल, इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी, बिल्ड द कंट्रीज ओन कार्बन क्रेडिट मार्केट, इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में अमेंडमेंट प्रेजेंट कर दिए गए हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। और जो नया बिल आया है, द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, as per this bill, lot of amendments has been proposed in the context of energy transition. And with all these proposed amendment, India as an economy will try to promote the uses of renewable energy and the ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसके तहत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी प्रमोशन मिलेगा, और जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के एनर्जी सोर्सेस को इंडिया की जो टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें ज़्यादा शेयर मिलेगा। इट मीन्स इसका यूजेस जो है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेस ज़्यादा बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू द फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो COP26 2021 में गवर्नमेंट ने 5 टारगेट सेट किए थे, इंडिया ने 5 टारगेट अनाउंस किए थे इन ऑर्डर टू मीट द डिफरेंट क्लाइमेट कमिटमेंट्स। तो ये जो बिल है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, ये गवर्नमेंट को, इंडिया को, स्टेट्स गवर्नमेंट को हेल्प करेगा इन पांचों कमिटमेंट्स को पूरा करने में। और अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करें कि इस बिल में, जो कि एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 आया है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने इसमें जो ग्रीन और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इन सब का मिनिमम और मैंडेटरी थ्रेशोल्ड प्रपोज किया है फॉर कंजप्शन पर्पस। तो ग्रीन फ्यूल के कंजप्शन को मैंडेटरी करने जा रही है गवर्नमेंट अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल। क्या थ्रेशोल्ड लेवल है, हालांकि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास को जितनी भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, कोल यूज़ होता है या अदर फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं, एनर्जी सोर्सेज यूज़ होते हैं, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को मिनिमम थ्रेशोल्ड दिया जाएगा कि वो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया या बायोमास का एटलीस्ट मिनिमम यूज़ करें इन देयर फ्यूल मिक्स। इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स के लिए मिनिमम कंजप्शन लिमिट भी प्रिस्क्राइब करी जाएगी। डेफिनेटली इससे क्या होगा, अगर नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज की मिनिमम मैंडेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट या कंजप्शन लिमिट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, तो जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस होने से क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है वो भी रिड्यूस होगा एटमॉस्फेयर में। और कार्बन एमिशन को ही लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने COP26 में एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट टारगेट, व्हाट वाज द इंडियाज टारगेट रिलेटेड टू कार्बन एमिशन इन COP26। तो डेफिनेटली ये जो नया बिल आया है, ये ग्रीन फ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, इन सब का कंजप्शन इंडस्ट्रीज में प्रमोट करेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन एमिशन, और
इस सारे बिल की वजह से, अमेंडमेंट्स की वजह से इंडिया में जो ग्रीन फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी प्रमोट करेगा, क्योंकि अगर ग्रीन फ्यूल का यूजेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव होगी। तो ये जो सेक्टर है ये इट्सेल्फ इम्प्रूव करेगा बिकॉज ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। सो दीज आर द फ्यू provisions that government had proposed into new energy conservation bill 2022। कार्बन सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया है ट्रेडिंग के लिए, कि अगर कोई इंडस्ट्री, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर कम कार्बन एमिशन कर रहा है तो उसको कार्बन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दैट कैन बी ट्रेडेड, वो ट्रेडेड हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू होगी। इसके अलावा यूज ऑफ ग्रीन फ्यूल ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री टू बी मैंडेटेड अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। इसके बाद स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग भी जिनको बोलते हैं, इस तरह के बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रमोट किया जाएगा, मोर स्पेसिफिकली इन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जहां पर कार्बन एमिशन कम हो बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेनाल्टी प्रोविजंस भी इंक्लूड किए गए हैं, मोर इम्पोर्टेंटली ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए। और गवर्निंग बॉडी में मेंबर्स का नंबर भी इंक्रीज किया जा रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, जिससे कि जो मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट है, रेगुलेशन है, वो ईज आउट हो जाए। और अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था एनडीसी, दैट इज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये बेसिकली हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री ने COP26 में अपना अपना टारगेट सेट किया था कि उसका देश, उसका कंट्री, उसकी इकोनॉमी कितने टाइम पीरियड तक, कितने सालों में, आने वाले कितने टाइम पीरियड तक क्या क्या कमिटमेंट या क्या क्या टारगेट अचीव करेगी, जिसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने जो COP26 में डिटर्मिनेशन किया था, जो NDC डिसाइड किया था, जो NDC अनाउंस किया था, उसको फाइनली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो जो टारगेट क्लाइमेट चेंज को लेकर के गवर्नमेंट ने सेट किया था, जो कमिटमेंट सेट किए थे COP26 में, फाइनली दैट कमिटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड, रेटिफाइड बाय यूनियन कैबिनेट। सो UN नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो टारगेट थे, फाइनली उनका रेटिफिकेशन हो चुका है, और इसीलिए ये जो नया बिल है एनर्जी कंजर्वेशन का, ये प्रपोज किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बिल भी विड्रॉ किया है कल, देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या है। गवर्नमेंट विड्रॉ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो कल जहां गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजप्शन से लेकर के, एनर्जी कंजर्वेशन से लेकर के एक नया बिल प्रेजेंट किया, उसी सेशन में गवर्नमेंट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है। 4 साल के डेलिब्रेशन के बाद से फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बिल को रिप्लेस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाया जाए जो कि कंटेम्प्रेरी डिजिटल प्राइवेसी लॉ से अलाइंड हो, जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल जो डिजिटल प्राइवेसी लॉज हैं, रूल्स हैं, उनसे अलाइंड हो। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ विदड्रॉ दिस बिल। क्योंकि अगर बहुत गवर्नमेंट के स्टेटमेंट से जाएं तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये है कि ये जो बिल था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था, JPC। हम सभी को पता है कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो कमेटी को भी फॉरवर्ड किया जाता है जस्ट फॉर रिकमेंडेशन। और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल फॉरवर्ड हुआ था रिकमेंडेशंस के लिए, रिव्यू के लिए, उस पर्टिकुलर कमेटी ने 81 अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं इस पर्टिकुलर बिल में। और टोटल कितने सेक्शंस थे? 99 सेक्शंस थे। तो 99 सेक्शंस में से 81 सेक्शन में अमेंडमेंट और चेंज प्रपोज किया है इस JPC ने अंडर 12 रिकमेंडेशन। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर बिल को विड्रॉ करना ही उचित समझा। और वैसे भी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो नए कंटेम्प्रेरी डिजिटल प्राइवेसी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ये बिल अलाइंड नहीं है। तो जो नया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क गवर्नमेंट लाएगी उसमें गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि जो भी बिल हैं, प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, दे ऑल विल अलाइन विद द कंटेम्प्रेरी डिजिटल प्राइवेसी लॉज। तो 2018 में अगर इसकी हिस्ट्री देखें इस बिल की, जो फाइनली 2022 में विड्रॉ कर लिया गया, 2018 में पहली बार इसका ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था एक्सपर्ट पैनल के थ्रू। उसके एक्सपर्ट पैनल को बताया उसका हेड कौन था, चेयर कौन था, तो वो जस्टिस BN श्रीकृष्णा थे। अक्टूबर में माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ड्राफ्ट बिल बनाना शुरू कर दिया था। 2019 में JPC फॉर्म करी गई थी, उसको BJP MP मीनाक्षी लेखी चेयर कर रही थी उस JPC को।
2020 में 2020 में इस पर्टिकुलर जेपीसी ने कमेटी ने और ज़्यादा टाइम मांगा बिल को रिव्यू करने के लिए। 2021 में जो मीनाक्षी लेखी हैं उनको हटा दिया गया। मिस्टर पीपी चौधरी हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन। फिर जेपीसी ने रिपोर्ट टेबल करी दिसंबर को और इसके ऊपर डिबेट हुई डेटा लोकलाइजेशन क्लॉज को लेकर के। फाइनली अगस्त में गवर्नमेंट ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया है। तो अब जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क आएगा उस पर सबकी नज़र है कि किस तरीके से गवर्नमेंट डेटा प्रिवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के नए रूल्स लाते, क्योंकि एज पर द टाइम इट इज़ डिजायरेबल दिस पर्टिकुलर स्पेस कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल ब्रिंग सम कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन। तो उसका वेट रहेगा कि उसमें ऐसे कौन से प्रोविजंस, नए प्रोविजंस गवर्नमेंट लाती हैं। डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द सोशल मीडिया कंपनीज एंड अदर IT कंपनीज इन इंडिया एज वेल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ हम पेज नंबर 4 पर दिया हुआ एक आर्टिकल भी कवर करेंगे। बेसिकली ये दोनों ही न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट और डिसीजन से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर अदर्स टू एड्रेस द फ्री बीज कल्चर। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग, क्योंकि हमने ये न्यूज़ कवर करी थी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट से पूछा था कि नीति आयोग, फ्रांस कमीशन जैसी बॉडी क्या फ्री बी के कल्चर को, फ्री बीज को रेगुलेट कर सकती है। फ्री बीज मतलब इलेक्शन के टाइम में जब पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी फ्री सर्विसेज, फ्री स्कीम अनाउंस करती हैं, तो उसको लेकर के एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी। इफ़ यू रिमेंबर रिसेंटली वी हैव कवर्ड दिस न्यूज़। तो उसी को लेकर के वेडनेसडे को फाइनल सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि सेंटर गवर्नमेंट शुड टेक द ओपिनियन ऑफ स्टेक होल्डर्स। हु आर द स्टेक होल्डर्स एज पर द सुप्रीम कोर्ट? नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, इट मीन्स ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जिनको स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल पावर मिली हुई है, तो इन सारे स्टेक होल्डर्स से पॉजिटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट फीडबैक ले, constructive suggestions lay in order to address the issue of irrational freebies that are generally being offered by the political parties during election। क्योंकि अगर इस केस की शुरुआत देखें तो इस केस की शुरुआत यहीं से हुई थी, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन लगे थे या इलेक्शन कमीशन को बोला गया था कि यह जो फ्री बीज पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं बिफोर इलेक्शन, इस तरह के फ्री बीज, फ्री सर्विसेज को, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए। और इसके रिक्वेस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि इट इज़ नॉट अंडर द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इस ऑथोराइज नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस फ्री बीज के, रैशनल फ्री बीज सर्विसेज के अनाउंसमेंट या पॉलिसीज़ के अनाउंसमेंट से रोक सके। और इसीलिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, RBI जैसे, इन सब से कंस्ट्रक्टिव सजेशंस लिए जाएं कि उनको क्या लगता है, व्हाट आर देयर रिकमेंडेशंस ऑन दीज फ्री बीज। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री बीज या किसी भी अमाउंट का फ्री बीज फाइनली इकोनॉमी के लिए डिजास्टर के रूप में सामने आता है, जैसा कि हम श्रीलंका के केस में देख ही रहे हैं। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी फ्री सर्विसेज, फ्री बीज का अनाउंसमेंट करती हैं, किसी भी तरह की लोन वेवर या फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, एनी फ्री सर्विसेज, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली टैक्स जो पेयर्स है उस पर ही पड़ता है। कहाँ से उसका फाइनेंस आएगा? डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जेब से तो खर्च नहीं करती कुछ भी। तो दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ इकोनॉमिक डिजास्टर और मे क्रिएट द रिस्क ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक डिजास्टर फॉर द इकोनॉमी। तो इसीलिए इलेक्शन के समय जो फ्री बीज का कल्चर चला है रिसेंट टाइम में, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम इट, दीज पॉपुलिस्ट स्कीम, जो फ्री बीज स्कीम्स होती हैं, पॉपुलिस्ट स्कीम होती है कि हम आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, हम आएंगे तो वाटर फ्री कर देंगे, फ्री ग्रेन देंगे, ऑल दीज टाइप्स ऑफ फ्री स्कीम्स और पॉपुलिस्ट स्कीम बेसिकली डिस्टॉर्ट द रैशनल डिसीजन मेकिंग ऑफ द वोटर्स। वोटर्स क्या होते हैं इस पर, जो स्पेशली ऐसे वोटर्स जो कि पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, दे गेट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई दीज टाइप्स ऑफ पॉपुलिस्ट स्कीम। और रैशनल डिसीजन मेकिंग जो वोटर्स की है वो भी इम्पैक्ट करती है। तो ये इलेक्शन, फ्री इलेक्शन को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं इस तरह की पॉलिसीज़, इस तरह के अनाउंसमेंट मैनिफेस्टोज में। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट में। और बोला सुप्रीम कोर्ट ने ये भी है कि अगर ज़रूरत हुई तो ऐसी एक बॉडी का भी फॉर्मेशन किया जा सके जो कि इस तरह की जितने भी
इश्यूज़ हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ हैं, फ्री बीज हैं, इनको एग्जामिन कर सके। तो फाइनली 8 अगस्त को नेक्स्ट हेयरिंग शेड्यूल है। सो लेट्स सी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं क्या रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रिलेटेड एक और भी न्यूज़ आर्टिकल है जो कि पेज नंबर 4 पर ही दिया हुआ है, कवर कर लेते हैं इसको भी यहीं। सुप्रीम कोर्ट वांट्स स्टेट्स टू मेक डिन मस्ट फॉर जीएसटी ऑफिसर्स। रिसेंट टाइम में टैक्स पेयर्स पर हैरेसमेंट नोटिस इशू करने के बहुत सारे केसेस आए हैं सामने, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जीएसटी काउंसिल को भी डायरेक्ट किया है और एडवाइजरी इशू करी है कि जितने भी कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं जीएसटी ऑफिसर्स के थ्रू टैक्स पेयर्स को, उन सारे कम्युनिकेशन के लिए एक डिजिटल सिस्टम तैयार किया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और उस प्लेटफॉर्म के तहत ही जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं दे कैन कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल टैक्स पेयर। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, इससे क्या होगा, इससे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना चाह रही है जीएसटी और इंडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि कई बार हैरेसमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। तो कोई भी टैक्स पेयर हैरेस ना हो, इसलिए जो भी कम्युनिकेशन होगा जीएसटी ऑफिसर से टैक्स पेयर को, दैट शुड हैव द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो कब होगा, जब एक प्रॉपर डिजिटल सिस्टम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2019 में ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन ऑफ डिन स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये डिन का सिस्टम इंप्लीमेंट किया था। किस लिए? फॉर ऑल कम्युनिकेशन मेड बाय इनकम टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर। तो ये डायरेक्ट टैक्स के केस में ये डिन का प्रपोजल या डिन का सिस्टम आया था। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि यही डिन मैंडेटरी कर दिया जाए हर कम्युनिकेशन, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद आईटी डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ अ नोटिस और अ लेटर और ऑर्डर और अ समन और एनी कॉरस्पॉन्डेंस। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के का डिन नंबर ना हो तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड या वो कम्युनिकेशन इनवैलिड हो जाए। तो जीएसटी के लिए भी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि डिन का एक प्रोविजन अप्लाई है, डिन सिस्टम अप्लाई करिए, जैसा कि इनकम टैक्स के केस में है। जैसे कि जो हैरेसमेंट के केसेस सुनने में आ रहे हैं, फ्रॉड के केसेस सुनने में आ रहे हैं, इलीगल कम्युनिकेशन के केसेस सुनने में आ रहे हैं, वो रिमूव हो। तो लेट अस सी हाउ सुप्रीम कोर्ट verdict or decision or suggestion can be taken up by the government, क्योंकि this is actually the एग्जीक्यूटिव रोल। तो गवर्नमेंट कैसे इस पर्टिकुलर सजेशन को लेती है, ये फ्यूचर में देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रूपी टम्बल 45 पैसे एज यूएस चाइना टेंशन डीपर ओवर ताइवान। कल परसों के सेशन में, कल की न्यूज़ में हमने कवर भी किया था कि रुपये में थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली थी। 78 के मार्क पर रुपये आ गया था आफ्टर द डिक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स और ओवरसीज इन्वेस्टर्स इनटू इमर्जिंग मार्केट। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में रुपये जो है वो फिर से वीक हुआ अगेंस्ट द यूएस डॉलर। किस लिए? जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में टेंशन इंक्रीज हो रही है रिलेटेड टू ताइवान विजिट को लेकर के। यूएस स्पीकर ने एक ताइवान विजिट की थी, उसके बाद से यूएस और चाइना के बीच में टेंशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई कि चाइना इज़ वेरी ससेप्टेबल ऑन ताइवान इशू। उनके अपने एजम्पशंस हैं, उनकी अपनी पॉलिसी ओरिएंटेशन है। तो जब कभी भी कोई भी कंट्री ताइवान के साथ सेपरेटली रिलेशनशिप बनाता तो दैट एक्चुअली मेक द चाइना फ्यूरियस। तो यही अभी हुआ। यूएस स्पीकर जो थी मिस नैंसी, उन्होंने विजिट किया ताइवान, जिसके पास दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में टेंशन इंक्रीज हो गई। उनके बीच में टेंशन की वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे उनका रिस्क एपेटाइट इमर्जिंग मार्केट को लेकर के रिड्यूस होने लगा। डेफिनेटली जब मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टनिटी बढ़ती है तो कोई भी इन्वेस्टर वो हमेशा अपना पैसा, अपना मनी सेफ प्लेस में पार्क करना चाहेगा। इमर्जिंग मार्केट जो होती है वो हमेशा से ही रिस्की वेंचर होती है, रिस्की मार्केट होती है। तो जैसे भी कोई अनसर्टनिटी होती है, चाहे वो किसी कंट्री के बीच, दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन हो, या इन्फ्लेशन का रिस्क हो, या रिसेशन का रिस्क हो, या कोई अदर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, जितने भी जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली ओवरसीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, इमीडिएटली शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट और मनी इनटू द सेफर प्लेस। और सेफर प्लेस क्या है? अभी फिलहाल के लिए यूएस इकॉनमी, डॉलर इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट सेफर करेंसी, मोस्ट सेफर इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन टू एनी अदर करेंसी इन द वर्ल्ड।
तो जैसे ही यूएस और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ी, इन्वेस्टर्स को लगा कि फिर से कोई इस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्पैक्ट करेगा, सेंक्शन होंगे, रिस्क इंक्रीज हुआ, तो रिस्क एपेटाइट जो था वो ओवरसीज इन्वेस्टर्स का वो इरोड हुआ, जिसकी वजह से दे स्टार्ट रशिंग टू द सेफ्टी ऑफ द ग्रीन बैक एज पर द डीलर, और जिसकी वजह से डॉलर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो इंडियन रुपी जो था वो फॉल कर दिया था। डोमेस्टिक करेंसी ऑल्सो सफर अगेंस्ट द डॉलर एज द एक्सपोर्टर मेड अ डैश टू लॉक इन परचेज ऑफ ग्रीन बैक, नोटिंग द वीकनेसेस इन द रुपी ऑन वेडनेसडे। तो और इस सब इवेंट्स की वजह से रुपी हैज़ टू सेटल एट 79.16 टू अ डॉलर अगेंस्ट 78.71 ऑन ट्यूसडे, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि 78.7 पर पहुंच गया इंडियन रुपी, फाइनली वो टंबल करके 79.16 पर आ गया। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द यूएस चाइना स्पाइक। और अगर ओवरऑल इस ईयर की बात करें तो अभी तक 2022 में इंडियन रुपी जो है वो 6% तक वीक हो चुका है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन करेंसी के केस में है, अगर डॉलर इंडेक्स को देखें जो कि मेजर 6 राइवल करेंसीज का इंडेक्स है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला, जो कि ट्यूसडे को 105.5 पर क्लोज हुआ था, वो इंक्रीज होकर 106.09 पर पहुंच गया। इसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट हाई हुआ था इंडिया में, उसका इम्पैक्ट भी इंडियन रुपी पर देखने को मिला। तो फाइनली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिला था ट्यूसडे को, वो फिलहाल के लिए इरोड हो गया। एंड दिस इज द रुपी स्पॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वर्टेड स्केल। नाउ रुपी सेटल एट 79.16 पर यूएस डॉलर। इसी के साथ एक और न्यूज़ है, वो भी हम कवर करेंगे, पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। सर्विसेज पीएमआई एट 4 मंथ्स लो इन जुलाई। तो अभी हमने कल की न्यूज़ में डिस्कस किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले 8 महीनों के कंपैरिजन में, और अभी हमने देखा कि जो इंडियन रुपी है वो फॉल किया है। अब इस समय सर्विस पीएमआई का डेटा यानी सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा पब्लिश हुआ है, एंड एज पर दिस डेटा माइंडेड दिस डेटा और दिस इंडेक्स इज ऑल अबाउट द S&P इंडिया सर्विसेज पीएमआई, ये मार्केट का नहीं है। This data, whatever data we are discussing today and whatever we have discussed yesterday, that was all about the S&P Standard and Poor Global India Services PMI। तो S&P की सर्विसेज पीएमआई का जो डेटा अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो सर्विस पीएमआई का इंडेक्स है वो 59.2 से लेकर के 55.5 तक फॉल कर गया। 59.2 कब था? जून में था। जुलाई में इट इज़ अप टू 55.5, तो यानी 59 से डिक्रीज होकर के 55 तक आ गया सर्विस पीएमआई। दैट समवेयर इंडिकेटिंग द मोमेंटम हिट और अ 4 मंथ्स लो इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जून के कंपैरिजन में जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। रीजन ड्यू टू द curtailment ऑफ द डिमांड बाय द कॉम्पिटिटिव प्रेशर, एलिवेटेड इन्फ्लेशन, अनफेवरेबल वेदर एंड डेटा रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे। तो ये सारे रीजन की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ? ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ऑर्डर हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी पड़ रहा है, प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में सर्विसेज के प्राइसेस, बट कॉस्ट एक साइड बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से जुलाई के मंथ में सर्विस सेक्टर में फॉल देखने को मिला, सर्विस सेक्टर में लो देखने को मिला। द प्रिंट इन जून वॉज द हाइएस्ट इन 11 ईयर्स, अगर आपको पता हो तो। हमने डिस्कस भी करी थी ये न्यूज़। I hope that many of you might be knowing PMI service capture the sentiment in service sector। 50 से ऊपर एक्सपेंशन, 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन होता है। हालांकि एक्सपेंशन ही है अभी, लेकिन इन कंपैरिजन टू द जून मंथ्स फॉल देखने को मिल रहा है सर्विस सेक्टर में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। व्हाई डिस्काउंटेड रशियन ऑयल हैज़ नॉट कूल्ड रिटेल फ्यूल प्राइसेस। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़, आपको पता होगा कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिसेंटली बढ़े थे बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी एट अ ग्लोबल लेवल, उस समय रशिया पर बहुत ज़्यादा सेंक्शन भी लगाए गए थे वेस्टर्न इकोनॉमीज़ के थ्रू, और उसी सेंक्शन के ड्यूरेशन में रशिया ने इंडिया को ऑफर किया था डिस्काउंटेड ऑयल, कि हम आपको डिस्काउंट प्राइस में ऑयल देंगे
अगर आप हमसे ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शन के बाद से रशिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, मोर स्पेसिफिकली क्रूड में, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था, वॉर स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएसए, उन सब ने रशिया पर सैंक्शन लगाए थे। तो और इंडिया ने काफ़ी प्रेशर के बावजूद भी रशिया से वो डिस्काउंटेड ऑयल परचेज किया। तो ये जो न्यूज़ है, ये इसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड पर रिलेटेड है कि रशिया से जब हमने डिस्काउंटेड ऑयल लिया, इसके बावजूद भी इंडिया में जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं वो कम क्यों नहीं हुए, व्हाट आर द रीज़न। तो बेसिकली एक एनालिटिकल न्यूज़ है जहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि इंडियन जो रिफाइनर्स थे उन्होंने ह्यूज अमाउंट में कॉस्ट सेविंग करी रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज करके। कुछ डेटा भी दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना परचेज हुआ, अभी कितना परचेज होना है, कितने ऑर्डर्स आए, कितने शिपमेंट्स हुए। दैट इज़ एक्चुअली इररिलेवेंट डेटा, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको। यहाँ पर जो एक की पॉइंट है वो यही है कि अगर इंडियन रिफाइनर्स ने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लिया, डिस्काउंटेड ऑयल लिया, देन वाई दैट पर्टिकुलर डिस्काउंटेड रशियन ऑयल हैज़ नॉट डिक्रीज्ड और कूल डाउन द रिटेल फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया। जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस, जो पंप प्राइसेस थे, वो उतने ही थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में थे, जबकि इंडिया को तो सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा था रशिया से। तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो पंप प्राइस हैं पेट्रोल और डीजल दोनों के ही, वो अप्रैल 6 से अनचेंज रहे। अगर हम एक्साइज ड्यूटी के कट को छोड़ दें, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को या डिक्रीज देखने को मिला था क्रूड ऑयल के प्राइस में, लेकिन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि रशिया से जो क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड आ रहा था उसके मार्जिन का क्या हुआ। तो यहाँ पर जो ऑथर है उनका ये कहना है कि अगर हम इंडिया के रिफाइनर्स को देखें, इंडिया में जो रिफाइनरीज कंपनीज हैं, इंडिया की जो बेंचमार्क है, दैट इज़ एक्चुअली इंटरनेशनल बेंचमार्क। इंडिया में जो भी रिफाइनर्स हैं वो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कोट करने के लिए, इवन रिटेल प्राइसेस कोट करने के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क यूज़ करते हैं रादर देन सोर्स और प्रोडक्शन कॉस्ट। सोर्स की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको वो यूज़ नहीं करते प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए। इंटरनेशनल जो बेंचमार्क हैं, ब्रेंट ऑयल, WTI, इसको यूज़ किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल बेंचमार्क हैं वो उस समय जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है उसके बाद से कंटिन्यूअसली हाई पॉइंट पर हैं। तो जब हम इंटरनेशनल बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं, रिफाइनरीज डेफिनेटली जब इंटरनेशनल बेंचमार्किंग यूज़ कर रही हैं फॉर रिटेल प्राइसिंग, तो उन्हें सोर्स से कितना भी सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा हो या उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी भी कम हो गई हो, वो चार्ज जो पैसे का है, जो प्राइस है, वो उसी बेसिस पर चार्ज करेंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में है, जिसकी वजह से इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, स्पेशली रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं, वो डाउन नहीं हुए। तो डेफिनेटली अगर हमें जो कंपनीज है, रिफाइनरी कंपनीज हैं, अगर उनको सोर्स से सस्ता मिल रहा है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, इसके बावजूद भी वो इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इनेबल देम टू यूज सेविंग फ्रॉम सोर्सिंग रशियन ऑयल टू बूस्ट देयर मार्जिन, क्योंकि उन्होंने वो जो सेविंग है, जो कॉस्ट है, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन नहीं करी। तो जो भी सेविंग हुई रशिया क्रूड डिस्काउंटेड रशिया क्रूड ऑयल से, वो रिफाइनरी कंपनीज को हुई, ऑयल OMCs को ही, रादर देन इंडिविजुअल और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। और अगर क्वांटम में देखें तो रशियन क्रूड ऑयल कॉस्ट $16 अ बैरल लेस इन मे कंपेयर टू द एवरेज इंडियन क्रूड इंपोर्ट बास्केट प्राइस of that month of $110 a barrel, and that reflect a substantial gains to the importers like इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, नायरा एनर्जी। सो डेफिनेटली जो रिफाइनर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने हर बैरल पे अप्रॉक्सीमेटली $16 सेव किए हैं। Can you imagine the amount of substantial gains that these importers have actually made because of this discounted Russian crude oil price? हालांकि लेटर ऑन अगर हम देखें मंथ्स में, तो धीरे धीरे रशिया ने जो डिस्काउंट था वो कम करना शुरू कर दिया, लेकिन फ़िलहाल इस पूरे ड्यूरेशन में जो इंपोर्टिंग कंपनीज़ हैं, इंपोर्टर्स हैं, जो कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जिन्होंने रशिया से किया, उन्होंने ह्यूज गेन रजिस्टर किया। और प्रॉबली इसी की वजह से गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स, कई लोग पूछते थे वाई गवर्नमेंट इज पुटिंग द विंडफॉल टैक्स ऑन दीज रिफाइनर और OMCs, तो इसी वजह से शायद प्रॉबली गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स अनाउंस किया था। उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो कि इसी सेम
आर्टिकल में ही हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ न्यूज़ यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंटरनेशनल बेंचमार्क पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा थे और इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल प्राइस मिला था, देन व्हाई इंडियन रिफाइनर्स हैव नॉट शिफ्टेड टू इंडियन क्रूड बास्केट और इंडियन डोमेस्टिक बेंचमार्क। तो इसको लेकर के भी कई सारे पॉलिसी मेकर्स का ये कहना है कि पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन को लेकर के, क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट से रिलेटेड डिसीजन को लेकर के गवर्नमेंट जो बेंचमार्क यूज़ करती है, दैट इज़ इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, वो गवर्नमेंट यूज़ करती है। लेकिन अगर सप्लायर्स की अगर हम बात करें, इम्पोर्टर्स की, तो ये अभी का ड्यूरेशन है जबकि इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल रशिया से मिला है। ये जनरल सिनेरियो नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंडिया के जो सप्लायर्स हैं वो वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। हम सभी जानते हैं सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, ये सब हमारे इम्पोर्टर, ये हमारे बेसिकली हम यहीं से इम्पोर्ट करते हैं। दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर। और ये सप्लायर्स जो हैं वो इस इंडियन इंडेक्स को या डोमेस्टिक इंडेक्स को यूज़ नहीं करते, दे यूज़ द इंटरनेशनल बेंचमार्क इंडेक्स। तो अगर इंडिया इसके इतर अगर अपने डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिया इंडेक्सेस को यूज़ करना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली इट विल ड्राई अप द OMCs और द रिफाइनरी, और ये फर्दर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट को आगे भी अफेक्ट करेगा। एन ऑफिशियल विद द स्टेट ओन रिफाइनर सेड इन्वेस्टमेंट इन रिफाइनरी विल ड्राई अप इफ ऑयल मेकिंग कंपनीज स्टार्टेड बेंचमार्किंग लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट और fuel prices, and that is why they use the international benchmark। और इंटरनेशनल बेंचमार्क यूज़ करने की वजह से ही इंडिया में डिस्काउंटेड रशियन ऑयल के बावजूद भी रिटेल जो प्राइसेस थे वो डाउन नहीं हुए। सो दिस इज़ द क्रूड स्टोरी सो फार। रशियन ऑयल डेटा बेस्ड ऑन कस्टम, and this is value in terms of percentage of suppliers of total imports। इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया और यूए से कितना कितना परसेंटेज हमने इंपोर्ट किया अप्रैल, मई और जून के पीरियड में, और रशिया से कितना वॉल्यूम इंडिया ने इंपोर्ट किया। पहले 8% टोटल इंपोर्ट, देन 14, देन 18%, कंटिन्यूसली इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस। हालांकि इसका इम्पैक्ट इवेंचुअल कंज्यूमर्स को, इसका बेनिफिट इवेंचुअल कंज्यूमर्स को नहीं मिला। अब बात करते हैं विंडफॉल टैक्स की। गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया कंपनीज पर, जिसकी वजह से अच्छा खासा अमाउंट का रिवेन्यू कलेक्शन हुआ गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट वुड हैव अर्न लेस देन 48K करोड़ इन 9 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर, दैट इज financial year or fiscal year 23 if the windfall tax rate remained constant। हालांकि जो भी कलेक्शन हुआ है विंडफॉल को लेकर के, उस कलेक्शन पर भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो गई है। कुछ का कहना है गवर्नमेंट ने 94,800 करोड़ का विंडफॉल टैक्स कलेक्ट किया है। कुछ का कहना है कि दिस इज़ एन ओवर एस्टिमेशन। गवर्नमेंट का अप्रॉक्सीमेटली जो कलेक्शन हुआ है वो 48K करोड़ का हुआ है। ऑफिशियल्स का कहना है कि द गवर्नमेंट वुड हैव अर्न लेस देन 48K करोड़ इन 9 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर इफ द windfall tax remained constant। It terms the figure at 94,800 crore, floating around an overestimation, said the two government officials। अब चूंकि रेट जो है वो रिड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल अर्न लेस रेवेन्यू, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टू असाइन एनी नंबर। अभी फिलहाल के लिए कितना गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी विंडफॉल टैक्स के थ्रू, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस समय जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी वोलाटाइल हैं। एंड दिस इज़ द फिगर ऑफ विंडफॉल टैक्स रेट, एक्सपोर्ट, पेट्रोल, डीजल एंड ATF। और क्रूड ऑयल प्राइसेस के अकॉर्डिंग प्रॉबेबली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है डेफिनेटली, जिससे कि विंडफॉल कलेक्शन है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि दिस इज़ एन ओवर एस्टिमेशन 94,800 करोड़, इट्स नॉट द केस। हाँ, अगर विंडफॉल टैक्स कांस्टेंट रहता तो गवर्नमेंट शायद इतना अचीव कर पाती, क्योंकि अब चूंकि इन विंडफॉल टैक्स इज नॉट कांस्टेंट, तो ये जो नंबर है दैट इज ओवर एस्टिमेशन इन टर्म्स ऑफ गेन। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। इंडिया लाइकली टू बी अमंग टॉप 3 ग्लोबल मार्केट्स फॉर 5G। रिसेंटली 5G का ऑक्शन जो है वो ओवर हुआ है। काफ़ी दिनों तक ऑक्शन चला, जियो ने सबसे ज़्यादा बिडिंग करी है। हर न्यूज़पेपर का, डिफरेंट न्यूज़पेपर का और हर इकोनॉमिस्ट का, एक्सपर्ट्स का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ का कहना है कि जी 5G के ऑक्शन में इंडिया ने लॉस रजिस्टर किया, कुछ का कहना है गेन। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट आर्ग्यूमेंट, बट एज पर द रीसेंट 5G market, as per the recent data, global telecom gear makers says that they expect India to account for about
15% of worldwide market of 3.5 gigahertz based 5G रेडियो एंड नेटवर्क। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, डीलर्स हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया जो है 15% मार्केट कैप्चर करेगा। किसकी? 5G रेडियो एंड नेटवर्क की। और आगे आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, 2 सालों में, और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से आगे आने वाले 2 सालों तक इंडिया का जो शेयर है मार्केट में वो ग्रो कर जाएगा काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि 50% जो जियोग्राफिकल एरिया है कंट्री का, उसके पास आगे आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स तक 5G सर्विसेज अवेलेबल होंगी एंड इंडिया शेयर ऑफ मार्केट वुड गो अप इफ द जियोग्राफिकल रीच इज हायर. And because of this growth potential, India will surely be among the top 3 global market. So let's see these expectation forecastings will become true or not. तो आगे आने वाले 2 सालों के बाद ही पता चल पाएगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर प्लान्स इंफ्रा स्टेटस फॉर SEZ मूव टू 8 फाइनेंसिंग. सो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हब जो कि बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए लाए जा रहे हैं, उनमें फाइनेंसिंग को, फाइनेंशियल लॉ को प्रमोट करने के लिए, फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए जितने भी फाइनेंसिंग रिलेटेड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको गवर्नमेंट ईज आउट कर रही है अंडर द न्यू बिल. कौन सा न्यू बिल आ रहा है? डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस सर्विसेज हब बिल 2020. इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं. दिस इज कॉल्ड एज देश बिल 2022. तो इस बिल के तहत जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब बनाने के लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, फाइनेंसिंग प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर रही है. द रिवैम्प लॉ ऑफ फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस सर्विसेज हब देश बिल 2020. और कहा जा रहा है कि इस देश बिल में गवर्नमेंट जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनको डेवलपमेंट हब के फॉर्म में डेवलप करेगी, डेवलपमेंट हब के फॉर्म में पोर्ट्रेट करेगी, और उसमें जितने भी लॉज हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, फाइनेंसिंग रिलेटेड नॉर्म्स, इन सबको ईज आउट किया जाएगा. और कैसे गवर्नमेंट कर रही है? इस पर्टिकुलर देश बिल में जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ जोन है, डेवलपमेंट हब हैं, प्रपोज डेवलपमेंट हब है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में डाल दिया जाएगा. नाउ दीज हब्स, दीज SEZ विल बी कंसीडर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंट्री. और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आएंगे, जैसे कि रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स आते हैं, तो डेफिनेटली इनमें जो फाइनेंसिंग होती है डिफरेंट इन्वेट्स और ट्रस्ट के थ्रू, डिफरेंट नए मॉडल्स हैं फाइनेंसिंग के, वो सारे भी एप्लीकेबल होंगे इन SEZ में. तो इसीलिए गवर्नमेंट इनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने जा रही है. एंड डेफिनेटली बाय प्रोवाइडिंग देम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, इम्प्रूवमेंट टू एक्सेस इन फाइनेंस विल also enable the long term borrowing from the lenders at easier term. और गवर्नमेंट की बहुत एम्बिशियस प्लान है कि इस देश बिल के थ्रू गवर्नमेंट विल बी एबल टू डेवलप द डेवलपमेंट हब और SEZ into a employment generation, manufacturing और सर्विसेज हब. तो इस मानसून में ये बिल प्रपोज होना है. लेट्स सी गवर्नमेंट कब इसको टेबल करती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप. SBI लाइकली टू इशू ₹7,000 करोड़ 81 बॉन्ड्स बाय अगस्त एंड. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है, वो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू करने जा रहा है. 7,000 करोड़ के एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू करेगा अगस्त में. इस न्यूज़ को कवर करने का सिर्फ एक पर्पस था कि जहाँ पर हम टीयर 1 81 बॉन्ड के बारे में डिस्कस करें. तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं, आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. हम कई बार 81 बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इनको परपेचुइटी बॉन्ड्स भी बोलते हैं. सो फॉर इंक्रीजिंग इट्स कैपिटलाइजेशन, SBI इज नाउ गोइंग टू इशू द 81 बॉन्ड. और SBI के बाद हो सकता है प्रोबेबली अदर लेंडर्स भी इस पर्टिकुलर डेकोरम को फॉलो करें. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.